गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पाठ तो पहले अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं इन पाठों को। ठीक है, तो अब परीक्षा की दृष्टि से हम इनका पुनरावृत्ति करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको हम देख लेंगे, उनको हम वापस पुनः जो है एक बार और रिवाइज कर लेंगे, एक बार और उनका पुनरावृत्ति कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इन पाठों की पुनरावृत्ति करें। तो पाठ 2 है हमारा वर्ण विचार। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ण समझ लेते हैं क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं उसको क्या कहलाते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उसके और छोटे खंड यानी वर्ण भाषा का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा पार्ट है। ठीक है, उसके और छोटे पार्ट हम नहीं कर सकते और छोटे खंड हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने लिखा कमल, कमल, कमल। ठीक है, तो क जो है या इसमें क्या लिखा है? सागर। ठीक है, सागर। तो स आ आधा ग आधा र और फिर मिला के बना सागर। ठीक है, तो ये वर्ण है, इनके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, इसका और छोटे नहीं कर सकते, इसको और छोटे नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गए? वर्ण हो गए। फिर आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। माला यानी माला समझते, एक उसमें एक धागे में पिरोए गए, जैसे मोतियों को एक धागे में पिरो देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माला। ठीक है, यानी वर्णों की माला। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला हो गए। अब हो गए वर्ण के भेद। वर्ण के भेद क्या है? देवनागरी लिपि में वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होंगे? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता से नहीं किया जाता, यानी स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाए वो स्वर। ठीक है, और स्वर के कितने भेद हुए? स्वर के वे 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो हो गए ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ठीक है ना, समझ गए? दीर्घ स्वर में दुगना, प्लुप्त स्वर में तिगुना समय लगता है और ह्रस्व स्वर में उच्चारण में कम समय लगता है। तो ये आप लोगों ने फटाफट रिवीजन हो गया हम लोगों का ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर के उदाहरण जरा हम देख लेंगे। ह्रस्व स्वर के उदाहरण क्या है? अ छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर के उदाहरण क्या है? आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। और प्लुप्त स्वर के, जैसे प्लुप्त स्वर का इस तरह से लिखा जाता है, जैसे हे, राम, ओम। ठीक है, तो उच्चारण ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसका उच्चारण ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो इसलिए क्या है? प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो बिंदी ऊपर लगती है। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है, और इसका जो है ऊपर जो बिंदी लगी है, लाइन के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार। जैसे अंत ऊपर बिंदी लगी, संतरा, शंकर, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अनुस्वार के। ठीक है, और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं, इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, इसलिए इसको अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, और इसका इस तरह से लिखा जाता है, ऊपर जो चंद्र बिंदु लगता है, जैसे आँख, चांद। ठीक है, नाद, ये हो गए। अब देखेंगे विसर्ग। आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी है, विसर्ग मालूम है आपको? किसी भी शब्द के आगे जो 2 बिंदु लगते हैं उनको विसर्ग बोलते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ठीक है, और ये इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देखेंगे अयोग वाहक व्यंजन किसे कहेंगे? अंग और अह, इनको क्या बोलते हैं? अयोग वाहक व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं अयोग वाहक व्यंजन? वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अयोग वाहक। ना ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अयोग वाहक। अब है आगत ध्वनि। आगत यानी आई हुई कहीं से। ठीक है, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में आया गया, इसका प्रयोग जो है अंग्रेजी में ये ऊपर जो है ना ये इस तरह से लगा हुआ, जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टाफ, ये अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में हमने प्रयोग किए तो उनको कहते हैं आगत ध्वनियाँ। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब व्यंजन देख लेंगे हम कि व्यंजन क्या होता है। जिन स्वरों का उच्चारण जो है
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको व्यंजन कहेंगे। ठीक है, व्यंजन के भेद हो गए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और, ठीक है, 3 प्रकार के हो गए। 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं और 3 प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा या किसी भी मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए जब उच्चारण हो, जिन व्यंजनों को, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये देखो, ये जो क वाले, च वाले, ट वाले, त वाले, प वाले, सभी के हैं स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये सारे स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह, जिह्वा यानी जीभ, मुख के किसी हिस्से को नहीं छूते हुए अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है वो कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हैं, य, र, ल, व। याद रहेगा ना, य, र, ल, व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ क्यों है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से जो है रगड़न के साथ ऊष्मा, रगड़न समझते फ्रिक्शन या घर्षण के साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा यानी गर्मी, उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये 4 हैं, श, स और ह। ठीक है, ये चारों क्या हैं, ऊष्म व्यंजन। ये भी याद रखिएगा आप, ऊष्म व्यंजन कौन से, श, श और ह। संयुक्त व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर रहित व्यंजन के साथ क्या है, मेल होता है। ठीक है, स्वर रहित यानी जिसमें स्वर न हो, ऐसे व्यंजन, 2 व्यंजनों का जब मेल हो तो उसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी 4 हैं। ठीक है, अक्ष कैसे बना, आधा क और आधा स मिलके क्या बने, और अ मिलके अक्ष, आधा त, आधा र और अ मिलके त्र। ठीक है, इसी तरीके से आपका ज्ञ मिला, बना आधा ज, आधा र और अ करके, आधा स, आधा र और आधा अ मिलके श्र। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए हैं अंतस्थ व्यंजन जो स्वर और उसके बीच के उच्चारण होता है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिनमें ऊष्मा निकलती है, मुख से घर्षण होता है, जैसे श, श, ह। संयुक्त व्यंजन जो स्वर रहित 2 व्यंजन मिलके बनते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ। और अब देखेंगे द्वित व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तथा वह क्या है, द्वित व्यंजन का, यानी रिपीट होता है। जहाँ पे रिपीट समझते हो, पुनरावृत्ति या दोहराना जिसको बोलेंगे। जैसे क 2 बार आ गया, च 2 बार आ गया, मिट्टी ट 2 बार आ गया, दिल्ली ल 2 बार आ गया, बच्चा, सच्चा, है ना। तो जहाँ पे एक ही वर्ण 2 बार आए, एक बार आधे एक बार पूरा, वो हो जाएगा द्वित व्यंजन। समझ गए आप लोग। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तो वो क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर। जैसे म, मन, प्र, न्य, क्य, च, त्व। ठीक है, ये क्या है, संयुक्ताक्षर हैं। समझ गए आप लोग। अब वर्णों का उच्चारण, किसके वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक, कंठ वाले, गले वाले, ये सब किसके, स्पर्श व्यंजन के, कि कौन से भाग को जो है स्पर्श करते हुए जो है वायु हमारे मुख से निकलती है, वो वर्णों के उच्चारण। ठीक है, सघोष और अघोष, स्वर की ध्वनियों के हिसाब से देख लीजिएगा आप। स्वर ध्वनियों के कंपन के आधार पे व्यंजनों का क्या भेद। स्वर ध्वनि कंपन, गले में जो स्वर ध्वनि होती है ना, जो हमारा कंठ होता है, उसमें कंपन के आधार पे हमारे होते हैं 2 प्रकार के, सघोष और अघोष। ठीक है, सघोष क्या हो गया, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है, सघोष हो जाते हैं। ये हो जाएगा अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, और ये इसके व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, ग, इस तरीके से। और अघोष में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उनको कहते हैं, ठीक है, घोष। जैसे क है, ख है, च है, ट है। ठीक है, प्रयत्न की दृष्टि से अल्प प्राण और महाप्राण, जिनके उच्चारण में कम वायु लगती है, कम समय लगता है, अल्प प्राण। और जिनके उच्चारण में अधिक वायु और अधिक समय लगे वो है महाप्राण। ठीक है, महाप्राण में ख, घ, छ, ज, ट, ढ ये आ गए, और अल्प प्राण में क, ग, ग। ठीक है, अब देखेंगे हम चैप्टर हमारा संधि। तो संधि हमारी क्या है बेटा, संधि हम जब क्या होगा, संधि किसे बोलेंगे, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहेंगे। और संधि होती है हमारी कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ठीक है, नहीं
3 प्रकार की हमारी संधि हुई। सबसे पहले हम संधि देख लेंगे कि क्या होगा। 2 वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहेंगे, और संधि के भेद होंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि जब एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होगा वहाँ पे स्वर संधि होगी। 2 स्वरों का आपस में मेल होगा, स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि व्यंजन का स्वर या व्यंजन का आपस में मेल होगा तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल होगा तो विसर्ग संधि। स्वर संधि के पहले हम भेद देख लेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि ये है सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। दीर्घ संधि जब क्या होगा कि हमारे जो ह्रासव स्वर और दीर्घ स्वर आपस में मिलके क्या बनेंगे, दीर्घ स्वर बन जाएगा। या दोनों दीर्घ स्वर मिलके भी आपस में दीर्घ बन, जैसा और मिलके भी आ बन गया, और आ मिलके भी और ए मिलके भी। ये उदाहरण जो है आपकी पुस्तक में, ये सारे उदाहरण आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, ये नियम भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। आ मिलके भी आ बनता है, छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनती है, और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बनती है। इसी तरह से ऊ भी छोटा ऊ तो ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ मिलके भी ऊ बनेगा। ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये हुई वृद्धि संधि में कि ह्रासव स्वर या दीर्घ स्वर दोनों मिलकर हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेना है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहेंगे। और इसके उदाहरण आपकी पुस्तक में ये सारे उदाहरण आप लोग देख लेंगे। हमें गुण संधि में क्या होगा, अ या आ का ई या ई से मेल हो जाएगा तो उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। और ऊ से मेल होने पर ओ तथा री से मेल होने पे अर हो जाएगा। ठीक। उदाहरण के लिए हम देख लेंगे। अ के साथ ई आया तो ए हो गया, जैसे भारतेंदु, भारत प्लस इंदु तो भारतेंदु। अ के साथ ई आया तो ए हो गया, जैसे नरेश, नर के साथ ई आया तो नर, अ का उच्चारण हो रहा है, और ई मिलके नरेश। ऐसे ये बाकी के हैं। आ और ई मिलके ए, महा इंद्र तो महेंद्र, महा आ और ई मिलके ए हो गया महेंद्र। ठीक है। ये सारे उदाहरण आप लोग देखेंगे अपनी पुस्तक में और इनको जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है बेटा। वृद्धि संधि देखा आपने, जब क्या होगा, अ या आ के बाद ए या आई आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ आ हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो। दीर्घ संधि में हमारा क्या था, सबसे पहली जो संधि मैंने आपको बताई थी दीर्घ संधि, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, दीर्घ संधि में क्या होता है कि ह्रास्व और दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ बनते हैं, या दोनों ह्रास्व मिलके भी दीर्घ बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा वृद्धि संधि में, यहाँ पे अलग होगा थोड़ा सा, और आ के साथ क्या मिलना है, ए आई मिल रहा है तो ओ बन रहा है, ये आओ बन रहा है। ठीक, जैसे एक और एक मिलके एक हो गया, एक अ के साथ ए आया तो आई बन गया। ठीक, मतैक, अ के साथ आई आया है तो आई बन गया। सदैव, आ के साथ ए आया तो आई बन गया, है ना। महेश्वर, तो महा और आ के साथ ए आया तो आई हो गया, महेश्वर हो गया। ठीक है। जलौध, जलौघ में क्या हुआ, जल अ और ओ मिलके भी आओ बन गया, है ना। वनौषध, वन अ के साथ आओ आया तो फिर आओ बन गया, आओ की मात्रा लगी इसमें। इस तरीके से ये सारे जो है नियम आप देखेंगे और इसके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक। यण संधि, यण संधि में क्या होगा, ई ऊ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या होगा, ई का य में और ऊ का वो और री का क्या आधा र हो जाएगा। ठीक है। स्वरों के इस मेल को यण कहेंगे। समझ रहे हो आप क्या होना है। ई और ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आए, ठीक है, इनके बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, छोटी या बड़ी ई का तो क्या बन जाएगा, य, वो भी आधा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदलना है, वो आधा वो। ठीक है। और री ने किस में बदल जाना, आधा र में।
उदाहरण से हम समझ लेंगे। यद्यपि, यद्यपि में यदि प्लस अपि, यदि ई का उच्चारण हो रहा है, ई के साथ अ आया तो क्या बनना है उसने, य बनना है ना। इस नियम में कहा गया है ना। यहाँ पे देखो ई य में बदलेगा, ठीक। ऐसे ही ये भी है उदाहरण। इत्यादि, आदि, ई और ई मिलके क्या बन गया, इत्यादि, तो क्या बनना है, य बनना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आ का देखा, ये क्या है, दिव्यागमन, तो देवी ई का उच्चारण हो रहा है, आगमन ई के साथ आया तो क्या बना, ठीक है, य बना। अब वो वाला हम देख लेंगे, ऊ जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या बनना है, वो बन जाना है ना, ठीक है ना। जैसे ये है स्वच्छ, सु और अच्छ, सु, ऊ आया, ऊ के साथ अ आया तो क्या बन गया, वो बन गया, ठीक। स्वागत, सु, ऊ का उच्चारण हो रहा है, और आगत, ऊ के साथ आ आया तो वो हो गया, ठीक। वो में आ की मात्रा, तो यण संधि आप लोग समझ गए बच्चों, ठीक है। अब है अयादि संधि, ठीक। जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, इनके बाद कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर समझते हो, अ आ ई कोई भी आए तो क्या होना है, अय, ओ का औ और औ का आव हो जाना है, ठीक है। जैसे नयन, तो नयन का जब हमने क्या किया, संधि विच्छेद किया तो ने और अन, ने, ए का उच्चारण हुआ और अ का उच्चारण हुआ तो क्या हो गया, क्या होना था, आय होगा है हमारा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नयन, यो आ गया यहाँ पे, ठीक। शयन, फिर ए और अ हुआ तो आय हो गया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अय हुआ, यहाँ पे आ आया तो आय हो गया, ठीक है। आई की मात्रा है तो आय हो गया, तो ये हो गया गायक, है ना, गाय और अख, गायक, ये अय होगा, शयन, ए और अ मिलके आय हो गया, तो शयन उच्चारण हो रहा है ना, ठीक। यहाँ पे ई के साथ देखेंगे, आई हो जाएगा, ई के साथ क्या होगा, आई। जैसे गायिका, तो गय प्लस इका, ठीक है। तो आई के तो था, आई के साथ ई आया तो आई हो गया, गायिका, ठीक। इस तरीके से सारे उदाहरण हैं, ये आप लोग देख लेंगे सारे उदाहरण, ठीक है। उसके बाद व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का रिवीजन हम अगली वीडियो में करेंगे, और कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को जो है इसमें इससे संबंधित, इससे आगे से संबंधित कुछ प्रश्न देंगे, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को भी देख लेंगे।